नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 3, जिसका नाम है जो एक कविता है जिसका नाम है कविता के बहाने, और दूसरी कविता इसमें है बात सीधी थी पर। तो ये दोनों ही कविताएं हमने यहाँ पर रीड कर ली है अपनी पाठ्य पुस्तिका से, और अभी हम इन दोनों कविताओं का यहाँ पर एक तरह से सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही इनके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। और इनमें से दोनों ही कविताएं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें से आपकी जो पहली कविता है कविता के बहाने, ये आप देखेंगे कि अक्सर आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर के अगर आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो ये कविता आपको वहां पर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, यानी कि 2-3 बार में तो आपको ये जरूर मिल जाएगी। तो ये वाली कविता आप जरा ध्यान पूर्वक पढ़ें, और बाकी कोई भी ऐसी कविता नहीं है जिसके रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। तो इसीलिए कविता को एक बार अच्छे से पढ़ लें, और यदि आप उनसे जुड़े हुए अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को यदि पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आगे के लिए रह जाती, क्योंकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। और फिर वहां पर एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न यदि आता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। तो देखिए, हम आए हैं अपने पाठ के हल की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो अगर आप चाहें तो कवि का परिचय, यानी कि अगर आप कवि का परिचय नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आप लिखें। और देखिए, कवि का नाम तो आपको हमेशा ही याद रखना है, क्योंकि ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बनता है, पाठ और पाठ के कवि का नाम। आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर के सैंपल पेपर अगर उठाकर देखेंगे, बस एक लास्ट ईयर का ही जो आपका पेपर है जिसमें आपका ये प्रश्न नहीं आया है, वरना लास्ट के आप जितने भी पेपर देखेंगे सब में आपको काव्यांश के साथ एक प्रश्न आपको जरूर मिलता है, पाठ और उसके कवि का नाम। तो ये मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चाहे आप गद्यखंड पढ़ रहे हैं चाहे आप काव्यखंड पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों टाइम यानी कि कवि और कविता का नाम और पाठ और लेखक का नाम जरूर याद करें। तो कुंवर नारायण जी के बारे में देखिए, हमने यहाँ पर काफी पहले भी पढ़ लिया है, उनके जीवन परिचय के बारे में। उनकी रचनाएं देखिए जो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये दोनों ही जो कविताएं यहाँ पर दी गई हैं दो अलग अलग रचनाओं से दी गई हैं। पहली जो आपकी कविता है कविता के बहाने, वो इन दिनों जो हमारी इनका काव्य संग्रह है उसमें से दी गई है। और जो अभी आप दूसरा यहाँ पर दूसरी ये जो कविता पढ़ रहे हैं, ये है दूसरा कोई नहीं, इससे आप पढ़ रहे हैं बात सीधी थी मगर। तो ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, और उसके बाद प्रबंध काव्य भी है, जैसे आत्मजयी कहानी संग्रह भी है, आकारों के आसपास समीक्षा है, आज और आज से पहले, कुछ सामान्य लेख है, मेरा साक्षात्कार। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकी रचनाएं हैं, इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। काव्यगत विशेषताएं आप पढ़ सकते हैं, और काव्यगत विशेषताएं आपका इसीलिए भी पढ़ना जरूरी होता है, और भाषा शैली इसीलिए भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको काव्यांश की काव्यगत विशेषताएं बतानी होती है कि इस काव्यांश की काव्यगत विशेषताएं बताइए, इसमें क्या विशेष है इस काव्यांश में, तो उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो जैसे कवि ने कविता को सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यक्त का उलझाव नहीं होता, अखबारी तहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम होता है, परिष्कार होता है और साफ सुथरापन होता है। कविता कुंवर नारायण जी नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ पर विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिक एवं सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ में सामने आता है। इनकी तटस्थ वितारगत दृष्टि नीच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। भाषा शैली के बारे में यहाँ पर बताया है कि भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं में विशेष
गुण माने जाते हैं। ठीक है, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन होता है और उनमें सहज सौंदर्य भी होता है। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाले एक खुलापन और एक कवि स्वभाव की मूल विशेषता इनके काव्य में है। तो ये आप दोनों चीजें लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए प्रतिपाद्य विषय, तो ये दोनों प्रतिपाद्य विषय यानी कि कविता, दोनों कविताओं के प्रतिपाद्य विषय, चाहे वो कविता के बहाने हो चाहे बात सीधी थी, मगर दोनों के प्रतिपाद्य विषय हमने पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर व्याख्या एवं अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम हमारी जो पहली कविता है, यानी कि जिसका नाम है कविता के बहाने। तो ध्यान पूर्वक प्रसंग को पढ़कर व्याख्या कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ इसी तरह का आपका एग्जाम में भी प्रश्न आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काव्यांश जो कि कविता के बहाने नामक कविता से लिया गया है। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माने शब्द का प्रयोग हुआ है। तो माने शब्द का होता है अर्थ। ठीक है, माने शब्द का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वह अर्थ ही होता है। माने यानी कि मीनिंग। ठीक है, तो प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत। सबसे पहले आप बताएंगे कि चैप्टर कौन सा है, कहाँ से ये ली गई है, और फिर लिखेंगे इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो कि चिड़िया, फूल, बच्चे तक की है, और कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। जो रचनात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि कल्पनाओं की जो उड़ान होती है, जो रचनात्मक ऊर्जा होती है, कि आप उसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है ना। इसी कारण देखिए आप देखेंगे कि कहां से कहां तक खोज हो चुकी है, क्या क्या चीजें दुनिया में देखिए इंसान मनुष्य ने खोज ली है। यही रीजन है। ठीक है ना। तो कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह सबसे पहले यहाँ पर चिड़ियों का उदाहरण देते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कविता जो है वो कल्पना की उड़ान है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। तो कविता कल्पनाओं की उड़ान है, और इसको सिद्ध करने के लिए वो सबसे पहले चिड़िया का उदाहरण देते हैं। तो वो क्या उदाहरण देते हैं? वो कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान के बारे में वो यह कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित तो होती है, यानी कि एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित शोर होता है, एक क्षितिज होता है, जहां पर जाकर वो एंड हो जाती है, यानी कि वहां उसके आगे चिड़िया नहीं उड़ पाती। ठीक है ना। भले ही वो रोज उड़े, लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाती है। लेकिन कल्पना की जो उड़ान होती है, कल्पना की उड़ान का जो दायरा होता है वो असीमित होता है। जैसे मैंने शुरू से आपको बताया कि एक कवि जो होता है ना, वो संसार की किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर, किसी भी एक तरह से प्राकृतिक जो चीजें होती है उन पर कविता लिख देता है। जैसे हमने अभी तक, जैसे आप क्लास 12th में आ गए हैं, ये मैंने आपको शुरुआत से बताया था जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे, कि क्लास 1 से लेकर 12th तक आते आते आपने लगभग ढेर सारी कविताएं पढ़ी होंगी, और उन सभी कविताओं में आपने देखा होगा कि कवि ने कहीं पर नदी पर कविता लिखी है, कहीं पर पहाड़ पर, कहीं पर पेड़ पौधों पर, कहीं पर झरने पर, कहीं पर खेत खलिहान पर, कहीं पर गांव में, कहीं पर शहर पर, कहीं बादलों पर तो कहीं आसमान पर, कहीं पर चांद पर तो कहीं पर तारों पर, कहीं पर
आपका मनुष्य पर, तो कहीं पर उसकी कंडीशंस पर, ठीक है। और यहाँ तक कि कई बार तो उन्होंने सिस्टम पर, ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है, इस पर भी कविताएं लिख दी है। तो कवि की कल्पना की उड़ान का कोई दायरा नहीं होता, कोई सीमित दायरा नहीं होता। चिड़िया के तो अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है। चिड़िया तो बस अंदर उड़ लेगी, बाहर उड़ लेगी, एक घर उड़ लेगी, दूसरे घर उड़ लेगी, एक पेड़ पर उड़ लेगी, दूसरे पेड़ पर उड़ लेगी, या 10 पेड़ों पर चली जाएगी, या कुछ 8-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चली जाएगी, 100 किलोमीटर चली जाएगी। लेकिन कविता की उड़ान जो है वो व्यापक है। कविता की उड़ान क्या है? वो व्यापक है। कवि के भावों का की कोई सीमा नहीं होती। और कविता घर घर की कहानी कहती है, हर जगह की कहानी कविता कहती है। और वो पंख लगाकर उड़ सकती है किसी भी जगह पर। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। अब देखिए यहाँ पर विशेष क्या है, ठीक है। तो कविता की अपार संभावनाओं को यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले तो क्या किया? कविता की अपार संभावनाओं को बताया है। सरल, सहज और खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति की है। सरल, सहज और खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति की है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीयकरण किया गया है, लाक्षणिकता है। और कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो विशेष है कविता का वो हमने बताया। अब कविता के अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए 4 प्रश्न दिए हैं एक काव्यांश से कि कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने पंक्ति का भाव बताइए। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने पंक्ति का भाव बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका भावार्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगती है। और वह रचना करते समय एक तरह से, जिस तरह से चिड़िया जो है एक घर से दूसरे घर तक जाती है, दूसरे घर से तीसरे घर तक जाती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है, तो वो क्या, उनको समझ आ जाता है कि चिड़िया के उड़ान की तो एक सीमा है, लेकिन कल्पना के उड़ान की कोई सीमा नहीं है। अगला है कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक एवं बाह्य रूपों में उड़ान भरती है। वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उड़ सकती है। वो एक समय से लेकर दूसरे समय तक, यानी कि उसके उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कविताएं जिनको लिखे हुए लगभग वर्षों हो गए हैं, लेकिन वो आज भी उसी ताजगी के साथ, जैसे झांसी की रानी जो कविता आपकी लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा, तो उस कविता को अगर आज भी आप पढ़ेंगे तो उतने ही जोश, उतने ही खरोश के साथ आप उसको पढ़ेंगे, उत्साह के साथ पढ़ेंगे, और उतना ही रस, उतना ही आनंद वो कविता आपको सुनने में आज भी देती है। तो इस तरह से कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? तो कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान का अंतर हमने आपको क्लियर किया कि कविता की उड़ान जो है, चिड़िया की उड़ान जो है वो एक निश्चित सीमा तक होती है, ठीक है ना। उसकी एक निश्चित सीमा होती है कि वो कुछ किलोमीटर तक जाएगी, उड़ेगी, दाना पानी चुगेगी, दाना पानी लेकर आएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी, ठीक है ना। तो उसकी उड़ान की एक सीमा होती है कि कई बार जो, जैसे मैंने कहा कि जो कंडीशन जब प्रतिकूल आती है तो कुछ पक्षी पलायन करते हैं और दूसरी जगहों पर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो भी एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित सीमा होती है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। लेकिन कविता की उड़ान एक व्यापक उड़ान है, और इसमें चिड़िया की एक इस तरह से, ये जो कल्पना की उड़ान है, ये जो कविता की उड़ान है, इसको चिड़िया नहीं जान सकती। तो कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? कविता के पंख लगाकर कवि उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है? कविता के पंखों को लगाकर साथ में कौन उड़ रहा है?
कवि उड़ रहा है, क्योंकि कविता तो एक बहाना है। कविता के बहाने किसकी कल्पनाएं उड़ रही है? कवि की कल्पनाएं उड़ रही है। वह इस सहारे मानव मन एवं समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त कर देते हैं। तो इस तरह से पहला काव्यांश कंप्लीट होता है। यहाँ पर तो मैंने ही आपको सारे आंसर बता दिए हैं, लेकिन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, उत्तर आप खुद से लिखकर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कविता एक खिलना है। अगला काव्यांश है, कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, महकने के माने, फूल क्या जाने। तो देखिए, महकना यानी कि सुगंध बिखेरना, ठीक है, अपनी सुगंध को बिखेरना। तो अब यहाँ पर जो है कवि ने क्या किया है, जैसे बिल्कुल प्रसंग जो है सेम ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर प्रसंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे, केवल यहाँ पर आपको बताना होगा कि यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से उद्गत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि की यात्रा के बारे में एक तरह से बताया गया है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। और कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा का कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है। तो अब व्याख्या में क्या करेंगे? व्याख्या में जैसे हमने कहा, कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कविता, जो कवि की कल्पनाएं होती हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती, तो वो फूलों के माध्यम से भी एक कविता लिख सकते हैं, फूलों पर भी एक कविता लिख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि कवि का जो मन होता है वो फूलों को देखकर प्रफुल्लित होता है। उनका मन फूल की भांति जो है, एक तरह से उनके मन में कविता फूल की भांति धीरे धीरे विकसित होती है, ठीक है। धीरे धीरे उनके मन में कविता एक फूल के भांति विकसित होती है, बड़ी होती है, ठीक है। फूल से कविता में रंग आते हैं, भाव आते हैं और सब कुछ। लेकिन कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते, क्योंकि फूलों के लिए भी एक निश्चित समय होता है। फूल का भी एक निश्चित समय होता है। वो कुछ समय के लिए खिलते हैं और अपनी सुगंध, अपनी खुशबू को फैलाते हैं और फिर वह मुरझा जाते हैं। यानी कि वो कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए इस घर में, उस घर में, अंदर बाहर दूसरों को अपनी सुगंध से, अपनी खुशबू से प्रसन्न करते हैं, सब जगह अपनी खुशबू फैलाते हैं, परंतु वह शीघ्र ही मुरझा जाते हैं। और जैसे ही वो मुरझाते हैं, उनकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है, उनकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। लेकिन कविता जो होती है, कविता का खिलना फूल नहीं जान पाती। कविता के खिलने को फूल नहीं जान पाते, क्योंकि कविता बिना मुरझाए, बिना एक तरह से समाप्त हुए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है और अपने द्वारा रस जो एक तरह से बरसाया गया है उससे लोगों को आनंदित करती रहती है, लोगों को प्रसन्न करती रहती है। तो इस बात को फूल समझ नहीं पाते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विशेष, क्या विशेष है? काव्यगत विशेषताएं, विशेष क्या है कविता? तो कविता एवं फूल की तुलना मनोरम है। कविता और फूल की तुलना बहुत ही मनोरम है। सरल, सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुरझाए, महकने, मां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तो अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। शांत रस है और मुक्त छंद है,
ठीक है, तो ये विशेषता है। तो विशेष आपको जरूर लिखना है, जो भी आप लिखेंगे अर्थ उसमें विशेष आपको जरूर बताना है। अब देखिए प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न। प्रश्नों को आप चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इनको खुद से करके लाने वाले हैं घर से, ठीक है। कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने ऐसा क्यों कहा गया है? कि कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए कविता का फूलों के बहाने खिलना इसीलिए कहा गया है क्योंकि कवि जो है किसी भी टॉपिक पर जो है कविता लिख सकते हैं, वो फूलों पर भी लिख सकते हैं। यानी कि फूलों का खिलना एक बहाना हो सकता है कविता लिखने का, ठीक है ना। फूलों का खिलना एक बहाना हो सकता है कविता लिखने का, तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि कविता फूलों के बहाने लिखना है, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है और उसके मन में कविता एक फूल की भांति धीरे 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 विकसित होने लगती है। यानी कि वो जब फूलों को देखता है तो उसका मन प्रसन्न होता है और इस तरह से उसके मन में फूलों की भांति जो है कविता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न है, कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है, क्या समानता है कविता को रचने में और फूल खिलने में? ठीक है, जिस प्रकार देखिए फूल खिलने में और कविता लिखने में समानता क्या है कि जिस प्रकार फूल अपने पराग, मधु और सुगंध के साथ खिलता है, तो कविता भी जो है मन के भावों को लेकर रची जाती है। जो मन में ख्याल आते हैं, जो कल्पनाएं आती है, सुंदर सुंदर कल्पनाएं जो होती हैं, उनके द्वारा रची जाती है। तो ये एक साम्यता है, ये एक समानता है जो फूलों के खिलने और कविता के रचने में होती है। यहाँ पर क्या होता है, फूल जो है अपने पराग के साथ, अपने मधु के साथ, अपने खुशबू के साथ धीरे धीरे खिल रहा होता है, और कविता जो है मन के जो सुंदर भाव होते हैं, मन की जो सुंदर सुंदर कल्पनाएं होती है, उनको लेकर धीरे धीरे रची जाती है। अगला है प्रश्न, बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? अब देखिए बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने, यानी कि बिना मुरझाए कौन हमेशा महकता रहता है? तो बिना मुरझाए कविता हमेशा हर जगह अनंत काल तक महकती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर बताया है कि फूल जो होता है उसकी एक निश्चित समयावधि होती है, एक निश्चित टाइम होता है कि वो इतने से इतने टाइम तक खिलते हैं, इतने से इतने टाइम तक अपनी खुशबू बिखेरते हैं, और जैसे ही वो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं उनकी खुशबू भी गायब हो जाती है। और कविता जो है वो अनंत काल तक बिना मुरझाए महकती रहती है, लोगों को अपना रस, अपना आनंद जो है लोगों में बरसाती है। अगला प्रश्न है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने पंक्ति का आश्रय। तो दोनों ही प्रश्नों पे उत्तर जो है लगभग सेम है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पंक्ति का आश्रय है कि फूल खिलने और मुरझाने की एक निश्चित सीमा होती है और एक निश्चित समय तक खिलता है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से कहीं अधिक है, वो हमेशा से अनंत काल तक जो है बनी रहती है और लोगों को आनंदित करती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दो काव्यांश यहाँ पर पढ़ लिए और साथ ही दोनों काव्यांशों के अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब देखिए अगला काव्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ठीक है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो देखिए क्या कहा कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो इसकी भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे।
तो इसकी भी आप सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग में आप सेम ही चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि ने कविता की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा है कि यह चिड़िया, फूल और बच्चों तक की जाती है। ठीक है, तो व्याख्या देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर कवि ने कविता को बच्चों की खेल से की समानता की है, कविता के साथ बच्चों के खेल की समानता की है। वो कहते हैं जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की एक क्रीड़ा है। शब्दों का खेल है कविता भी। क्या है? शब्दों का खेल है। जैसे मैंने कहा, यदि कवि जो है नदी के तट पर बैठे हैं तो वो नदी पर कविता लिख देते हैं। यदि वह खेत की मुंडेर पर बैठे हैं तो वो खेत पर कविता लिख देते हैं, उसमें उगी हुई फसल पर कविता लिख देते हैं। ठीक है ना। यदि वो एक स्टूडियो में बैठे हैं तो वो वहां पर बैठे हुए कलाकार या वहां पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति पर कविता लिख देते हैं। यदि वह रात को एकांत में बैठकर आकाश में तारों को निहार रहे हैं तो वो उस पर कविता लिख देते हैं। यदि वो सूर्य उदय के दृश्य को देख रहे हैं तो वो उस पर कविता लिख देते हैं। यदि वो समुद्र के किनारे बैठे हैं तो सूर्य अस्त या सूर्य उदय का चित्र देख रहे हैं तो वह उस पर कविता लिख देते हैं। तो कविता जिस प्रकार, यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों के खेल से की है कि जिस प्रकार कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में कैसे भी बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, कविता भी उसी प्रकार शब्दों की क्रीड़ा है, शब्दों का एक खेल है। वह भी बच्चों की तरह कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जैसे बताया कि बच्चों के लिए सब घर क्या होते हैं, भीतर बाहर सब, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। जैसे बच्चों के लिए सभी घर समान होते हैं। वह खेलते समय अपने पराये का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करते। बिल्कुल कभी भी अपने शब्दों से आंतरिक एवं बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। यानी कि जो आंतरिक संसार है और जो बाह्य संसार है उसको एक रूप प्रदान करता है। और वह बच्चों की तरह पूरी तरह से बेपरवाह है। यानी कि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या है, कौन क्या है। वो सबको समानता के भाव से देखते हैं और उन पर कोई भी बंधन लागू नहीं होता है। देखिए विशेष क्या है इस काव्यांश में, तो इसमें कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया है कि कितनी ज्यादा व्यापकता है रचनात्मकता की, और कवियों और बच्चों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने में बालपन की सरलता से अभिव्यक्ति की गई है। मुक्त छंद है, बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये है इसकी विशेषता। ये छोटी छोटी चीजें आप जरूर याद रखें। आगे बढ़ेंगे। कविता को क्या संज्ञा दी गई है? सबसे पहला प्रश्न, कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों? तो कविता को खेल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि है, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है और रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। और बच्चे, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? अब ये प्रश्न आपके लिए हैं, इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। छोटी सी कविता है, बार बार सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। तो कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है, नोट कर लीजिए। कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं, ये नोट कर लीजिए। बच्चा कौन सा बहाना जानता है, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपने करने हैं। बाकी इससे पहले के जो प्रश्न हैं
उनको भी कीजिए। और इस तरह से हमारी एक कविता यहाँ पर कंप्लीट होती है, यानी कि बात जो कविता के बहाने हमारी कविता है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी सप्रसंग व्याख्या हमने कर दी, साथ ही उसके अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी कविता है उसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर अपने अगले सेशन में। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।